हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई के साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई हर साल एक सैम्पल पेपर रिलीज करती है ताकि जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प हो पाए और इससे यह भी पता चल पाए कि आप कितना प्रिपेयर हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। एक पिक्चर दिया गया है, इसमें एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिक्स किया गया और एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है सॉलिड स्टेट में आने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे सॉलिड स्टेट में जो प्रोडक्ट होगी वो प्रिसिपिटेट होगी। तो हमारी जो पहली जो सॉल्यूशन है इस टेस्ट ट्यूब में वो है हमारे पास बेरियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में है और इसमें मिक्स किया जा रहा है सोडियम सल्फेट। आइए देखते हैं क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगी और दोनों ही एक्वस फॉर्म में है, तो बेरियम सल्फेट फॉर्म होगी जो कि हमारी सॉलिड स्टेट में होगी और यह प्रिसिपिटेट होगी और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड मिलेगा जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। तो इस अनुसार हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो बेरियम सल्फेट होगी। इस रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल में भी रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा दो एक्वस सॉल्यूशन है और जैसे ही मिक्स की गई एक वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हुई। तो हमारी जो रिएक्शन थी सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की, तो उसमें सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 30 मिनट्स के लिए रख दिया गया और इसकी कलर जो होती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की ब्लू होती है, जिसे हम लोग ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। अब 30 मिनट्स के बाद, आफ्टर 30 मिनट्स क्या चेंजेस आने वाले हैं? जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ कॉपर लिबरेट होने वाला है। तो ये जो होती है जिंक सल्फेट की जो कलर होती है वो नो कलर होती है। नो कलर कहने की मतलब है कि ये कलरलेस है। तो हमारी जो ऑप्शन हुई करेक्ट ऑप्शन कलरलेस। और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे कि जिंक ने कॉपर को क्यों रिप्लेस किया। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जैसे जिंक जो है यहां पर मोर रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर जो है यहां वो लेस रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगी। इस कारण जिंक सल्फेट और कॉपर हमें प्रोडक्ट में मिलने वाला है। चलिए
आगे देखते हैं। देखिए कुछ इस क्वेश्चन पर बेस्ड हमने और एग्जांपल्स भी ऐड किए। ये बेसिकली मेटल और एसिड के रिएक्शन पर बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन थी मेटल और एसिड के रिएक्शन पर बेस्ड थी। अब मेटल ये जिंक है और ये एसिड है, तो हमने क्या किया, यहां पर क्या देखा, हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने किया, जिंक ने किया। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अलावा एक और रिएक्शन है हमारे पास मेटल और एसिड की रिएक्शन, जिसमें जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और हाइड्रोजन गैस यहां इवॉल्व हो रही है। दूसरी एग्जांपल जो है वो आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है। यहां पर भी आयरन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, जिंक भी हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट इज। नॉन कोरोसिव का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने हथेली पर इन चारों में से किसी एक सॉल्ट को रखते हैं तो वो किसी भी तरह का बैड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करेगा। और वो कैसा होना चाहिए? बेसिक सॉल्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बेसिक सॉल्ट होना चाहिए। तो इसमें जो है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा भी होता है, आप अक्सर यूज होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है और इसका कॉमन नेम जो है वो है बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब containing a metal X, a colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near it. इस क्वेश्चन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ली गई है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में एक मेटल को ऐड किया जा रहा है। तो चलिए कोई एक एक्स मेटल है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड की गई है और साथ ही साथ एक गैस फॉर्म हुई है जो बर्निंग नेचर की है। तो ये जो एक्स है ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो यहां पर एक्स की सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म होगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाला है। और ये जो गैस है ये जैसे ही इसके नजदीक हम लोग मैचस्टिक, बर्निंग मैचस्टिक लाएंगे तो ये जल उठेगी। और इसके लिए एक सोप सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट भी होता है जिसमें हम लोग इस गैस को सोप सॉल्यूशन से पास करवाते हैं और उस सोप बबल्स में हाइड्रोजन गैस ट्रैप की हुई थी और जैसे ही हम लोग उस सोप बबल के पास बर्निंग मैचस्टिक लेकर आते हैं वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं वो कौन सा हो सकता है। सोडियम, सल्फर, कॉपर, सिल्वर। तो अगर सोडियम लेते हैं जो कि हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करने वाला है? इसको रिप्लेस करने वाला है और ये सोडियम सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करने वाला है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की हम लोग सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड Na2O होता है, मतलब दो सोडियम के एटम और एक
ऑक्सीजन के एटम पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों है? क्योंकि ये एक तरफ कैटायन एक तरफ एनायन फॉर्म करता है। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता है कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हमें 2 सोडियम चाहिए, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो कंप्लीटली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए गए। किसको? ऑक्सीजन को, ताकि इसकी ऑक्टेट फुल हो जाए और ये सोडियम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। क्योंकि एक कंपाउंड के पास इलेक्ट्रिक चार्ज ओवरऑल जो होता है वो 0 होता है। तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो बॉन्डिंग के बाद हमें कैसा दिखने वाला है? 2Na+ विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ऑक्सीजन -2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। एक एलिमेंट के बारे में आपको बताना है, एक एलिमेंट के बारे में आपको बताना है जो जिसकी नेचर है बेसिक ऑक्साइड। मतलब उसकी जो ऑक्साइड होगी वो कैसी होगी? बेसिक होगी। तो हमें पता है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, वो बेसिक नेचर के होते हैं। वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। तो इस अनुसार वो एलिमेंट तो हमें मेटल चाहिए, और मेटल होने के लिए उसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट सेल में होने चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं वो क्या हो सकता है। 1 2 3 5 हमारा बिल्कुल भी नहीं है, 7 हमारा नहीं हो सकता है, 8 4 भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ये 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। क्या आप लोग बता सकते हैं 11 एटॉमिक नंबर वाली कौन सी एलिमेंट होती है? वो होती है सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An element M has 50% of the electrons filled in the third cell as in the second cell. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ऑर्बिटल सेल्स के बारे में पढ़ा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि M की आपको एटॉमिक नंबर बतानी है, और हमें ऑक्टेट रूल से पता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है K, L और M, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल। तो इसमें 2 8 और 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं। और इसमें कहा जा रहा है क्या कि M एक ऐसा एलिमेंट है, M एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके सेकेंड सेल में, मतलब 2 8 और इसका 50% क्या होने वाला है? 4 होने वाला। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 4। तो एटॉमिक नंबर क्या होगी? इन सबों को हमें ऐड करना है, और ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 14। तो ये क्या हो गई? 14 हो गई। Generally, food is broken and observed within the body of organisms. In which of the following organisms is it done outside the body? जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग फूड को इंटेक करते हैं और एक डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एक लंबी प्रोसेस होती है जिससे फूड को हम लोग
सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करके उसे डाइजेस्ट करते हैं। और ये चीजें जो हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में उनके बॉडी के बाहर ही होती है। जब उन्हें फूड मिलता है लाइटिक एंजाइम सीक्रेट कर डाइजेशन उनके बॉडी से बाहर होती है और फिर वो ऑब्जर्व करते हैं उसे। तो ऐसी कौन सी चीज है? अमीबा, मशरूम, पैरामीशियम, कौन सी ऑप्शन हो सकती है? तो सबसे पहले हमें जानना होगा ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसा करते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म इस ऑप्शन में से सिर्फ मशरूम है जो कि फंगाई ग्रुप का है। ये सिर्फ फंगस में ही, ये एक फंगस का टाइप है और इस मशरूम में ऐसी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है जो सिक्रीट करके वो अपने फूड को बॉडी के आउटसाइड ही डाइजेस्ट करता है और फिर उसे एब्सॉर्ब कर लेता है। चलिए इसके बारे में और भी देख लेते हैं और कौन कौन से हैं, और कौन कौन से हैं। तो फंगाई जो हैं वो सिंपली क्या होता है, ब्रेक डाउन कर लेते हैं डाइटरी प्रोडक्ट्स को, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। ये कौन सी डाइजेशन होती है? जो बॉडी के बाहर होती है वो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसमें क्या होता है, फूड जो है वो बॉडी के आउटसाइड ब्रेक डाउन हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट की जाती है और इस कारण से फंगस के पास लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होती ही नहीं है। इस कारण से उसे ये प्रोसेस करनी पड़ती है। और ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? ईस्ट है, मशरूम है एंड ब्रेड माउल्ड है। ये 3 एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं जो आपको फ्यूचर एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्टर्स। Receptors are usually located in sense organs. Gustatory receptors are present in. चलिए सबसे पहले गस्टेटरी रिसेप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते क्या है। हमारे पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, नोज है, ईयर है, आईज है, लेकिन गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते क्या? आपके पास एक बड़ा ही सुंदर सा टंग दिख रहा है, अलग अलग पोर्शंस में हाईलाइट किए हुए हैं, अलग अलग टेस्ट के लिए, युमामी के लिए, स्वीटनेस के लिए, सॉल्टी के लिए, सार के लिए और बीटर टेस्ट के लिए। तो जब भी गस्टेटरी रिसेप्टर्स की बात करेंगे तो वो सिर्फ सेंस करता है फ्लेवर्स को। आप कुछ भी खाते होंगे तो आपको टेस्ट मिलती है उसकी, और वो हर एक फूड आइटम्स की अलग अलग होती है, एक स्पेसिफिक टेस्ट होती है। तो इन सारे रीजन से हमें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट फ्लेवर्स मिलते हैं। और ये टेस्ट बर्ड्स होते कहाँ हैं? टेस्ट बर्ड्स, ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग में अवेलेबल होते हैं, और यही हमारी गस्टेटरी ऑर्गन भी है। चलिए देखते हैं। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई गस्टेटरी रिसेप्टर्स के बारे में? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर वांट्स टू ग्रो banana plants genetically similar enough to the plants already available in his field. Which one of the following methods would you suggest for this purpose? Regeneration, budding, vegetative propagation or sexual reproduction? There are 4 options. एक किसान है जो बनाना ग्रो करता है, लेकिन उसे अगली क्रॉप के लिए, अगली टाइम जो नेक्स्ट टाइम वो जो बनाना ग्रो करने वाला है, उसे सेम सिमिलर
बनाना चाहिए जैसा वो पहले ग्रो करता था, उसको कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, फार्मर को कोई भी वेरिएशन नहीं चाहिए। अब जब वेरिएशन नहीं चाहिए तो हमारे पास कौन सी टाइप की रिप्रोडक्शन होगी? ऑब्वियसली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द बेस्ट वे, so that farmer will get the similar type of banana and similar, कैसे? वो जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, उसमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि अगर हमें जेनेटिक वेरिएशन चाहिए तो उसके लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होगी, और उस फार्मर को तो सेम बनाना चाहिए। उसके पास ऐसे कस्टमर आ रहे हैं जो उससे पूछ रहे हैं कि आपने जो पहले दिया था वही वाली बनाना हमें इस बार भी चाहिए, मतलब जेनेटिकली सिमिलर बनाना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय डीएनए which is directly influenced by growth hormone, genes which regulate the proteins directly, growth hormones under the influence of enzymes coded by a gene, या फिर ऑप्शन डी, growth hormones directly under the influence of a gene। तो हाइट ऑफ प्लांट जो है वो रेगुलेट होता है ग्रोथ हार्मोन्स के, जैसे हम लोग भी ग्रो करते हैं तो हमारे ह्यूमन बींग्स में भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, और वो ग्रोथ हार्मोन्स कहीं ना कहीं हमारी हाइट को अफेक्ट करता है। इस कारण से कुछ लोग बहुत ज्यादा टॉलर हो जाते हैं, कुछ लोग शॉर्टर हो जाते हैं, जिनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रही है, उनकी हाइट काफी होती है। चलिए, तो इस कारण इसमें से ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स कोडेड बाय अ जीन। चलिए देखते हैं, ये सेलुलर डीएनए जो होता है ये होता क्या है? इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन। तो जीन जो होता है वो किसमें होता है? एक तरह का प्रोटीन है, और प्लांट का हाइट और ग्रोथ वो हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होता है, और ये हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है, अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज suffered muscular cramps during a heavy exercise session. This happens due to lack of carbon dioxide and formation of pyruvate, or option B, presence of oxygen and formation of ethanol, or option C, lack of oxygen and formation of lactic acid, or option D, lack of oxygen and formation of carbon dioxide। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? एक स्पोर्ट्समैन है जो क्या कर रहा है? रूटीन एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, और उसे क्या हो रहा है? मस्कुलर क्रैम्प हो रहा है। अब हमारे एनिमल्स में मस्कुलर क्रैम्प्स कब होते हैं? जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, और लैक ऑफ ऑक्सीजन कौन सी टाइप की रिस्पिरेशन होती है? एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है, जिसमें एनिमल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण लैक्टिक एसिड फॉर्म होती है, और उनके मसल्स फटीक हो जाते हैं और मसल क्रैम्प्स होने लगती है। इस कारण इसमें से जो ऑप्शन सी है वो है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is placed in front of a convex mirror, its image is formed, ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको
कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है। तो चलिए एक सिंपल सा रे डायग्राम देख लेते हैं। इसमें एक कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया यहां पे, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा, एक हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई इसकी फोकस, ये हो गई इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं यहां पर। चलिए हमने यहां पे रख दिया, तो जो पैरेलल रे होगी वो रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जिसे प्रोड्यूस करने पे वो फोकस पर मिलती हुई नजर आएगी। दूसरी रे लेते हैं जो पोल पर है, ये हमारी हो गई पोल इसकी, और जब इसको भी हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी इमेज यहां पर फॉर्म होगी। ये हो गई ऑब्जेक्ट और ये हो गई हमारी इमेज। तो कैसी लग रही है आपको इमेज? इमेज काफी छोटी लग रही है, इरेक्ट है, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट। और ये रियल है या वर्चुअल? ऑब्वियसली ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से फॉर्म नहीं हुई है, तो ये कैसी हो गई? ये इमेज जो हो गई स्मॉल हो गई, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट भी हो गई, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो अब आप इसके पास या दूर जैसे ही लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो ये वैरी करेगी। तो हमारा जो ऑप्शन है ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, पीछे हो रही है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वैरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आप शिफ्ट करेंगे इसे, इमेज की भी पोजीशन क्या होगी? वो शिफ्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। When light enters the atmosphere, it strikes on extremely fine particles which deflect the rays of light in all possible directions. This is due to, अब देखिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे फेनोमेनन होते हैं जो लाइट से रिलेटेड है, जिसमें से एक फेनोमेनन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट रे को ऑल डायरेक्शंस में। कैसे? चलिए एक फिगर में देख लेते हैं। चलिए इस तरह की चीजें हो रही है। जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है वो एटमॉस्फेयर में जितने भी टाइनी पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं लाइट रे को। तो इसे हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की और सभी एग्जांपल्स हैं, जैसे स्काई जो है हमें ब्लू क्यों दिखाई देती है, क्लाउड की कलर वाइट क्यों होती है, और सनसेट और सनराइज के समय स्काई हमें रेड क्यों दिखाई देता है। चलिए कुछ फिगर्स देख लेते हैं। अदर एग्जांपल्स, चलिए यहां पर मैंने कुछ फिगर्स कलेक्ट किए हैं, जैसे ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेड स्काई एंड सन ऑन द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज, और ये जो है व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। ये सारे फेनोमेनन जो हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही हैं। तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन से, इनको भी आप नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP to freeze the production of X to prevent depletion of Y। आपको एक एग्रीमेंट के बारे में पता होगा, मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल, जिसमें यह कहा गया था कि एक ऐसा गैस है जिसके प्रोडक्शन को फ्रीज कर दिया जाए, उसे रोका जाए, ताकि हमारे लिए ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना इजी हो। जो ओजोन लेयर में हमेशा डिप्लीशन हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए जो है हमारा ऑप्शन सी है, CFC और ओजोन। तो एक्स के जगह पे कौन सी, किसकी प्रोडक्शन को फ्रीज की जा रही है, किसकी प्रोडक्शन को फ्रीज की जा रही है, CFC की, और किसके डिप्लीशन को प्रिवेंट करने के लिए, ओजोन को, ओजोन लेयर को। तो ऑप्शन कौन सी हो गई, ऑप्शन सी। एक्स के जगह पे CFC और वाई के जगह पे ओजोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली डिकम्पोज हो जाए विद द हेल्प ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होने के लिए एलिजिबल हैं? क्या वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोकन होना चाहिए, डिकम्पोजिशन उसकी जो होनी चाहिए बायोलॉजिकल प्रोसेस से होनी चाहिए? हाँ। क्या वो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, रिमेन इनर्ट? जैसे प्लास्टिक को आप आज रख दें या कई सालों के लिए रख दें, प्लास्टिक ही रहने वाली है। लेकिन अगर एक पेपर को हम लोग सॉइल पर बहुत दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर पेपर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, और पेपर एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और प्लास्टिक क्या है हमारा, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो इस कंडीशन में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। हमारा करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 to 20। देखिए एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजंस के भी दिखेंगे। इन क्वेश्चन को पूछने का उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में कितने अच्छे हैं। क्या आपको ट्रू फॉल्स को आइडेंटिफाई करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? क्या आपने प्रॉपरली उस कॉन्सेप्ट को समझा है या नहीं? तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहली क्वेश्चन क्या है, असर्शन में रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। अब आपको सोचना है ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या ये एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो हीट है एब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये काफी स्लो प्रोसेस है। हीट इसमें लिबरेट तो होती है लेकिन नेग्लिजिबल होती है। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये जो है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहली स्टेटमेंट असर्शन में गलत हो गई। सो ए इज, असर्शन इज फॉल्स। अब चलिए रीजन को देख लेते हैं। एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। इस बात की तो सच्चाई है। तो रीजन हो गई ट्रू, रीजन हो गई हमारी ट्रू, और ये हो गई हमारी फॉल्स। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए? इसके लिए हमारा होगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन डी हम लोग एग्जाम में मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू असेक्सुअल मोड। यस,
इस बात में तो बिल्कुल सच्चाई है। हमें जब भी, जैसे बनाना वाला एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जहां भी हमें वेरिएशन चाहिए वहां हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होगी और साथ ही साथ सर्वाइवल भी हमारी अच्छी हो जाती है। जैसे बनाना वाला केस था, उसमें फार्मर को क्या चाहिए था, सेम क्वालिटी के बनाना चाहिए था, तो उसने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूज किया, तो उसके लिए बेटर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था। तो ये वाली जो है ये ट्रू हो गई। अब रीजन देखते हैं, वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइवल, ये भी करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट है। और असर्शन की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन में दी गई है, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। अब ये कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डिफ्लेक्शन, और कैसे, जैसे ही करंट को इंक्रीज किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, जिस तरह से हम लोग करंट को इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट भी उस वायर के अराउंड बढ़ता चला जाता है। तो ये तो फॉल्स हो गया। अब देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। तो इसमें जो है रीजन कहा जा रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन द इंक्रीजिंग। ये तो सही है, ये तो ट्रू है, अभी हमने डिस्कस किया। तो असर्शन हमारे लिए फॉल्स हो गई और रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी हमारी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू बेस्ड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। इसमें कहा जा रहा है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है वो कंपोस्ट फॉर्म करते हैं और नेचुरल रिप्लेनिशमेंट का काम करते हैं। जी हाँ, हमें नेचुरल फर्टिलाइजर पता है, केमिकल फर्टिलाइजर काफी हार्मफुल होते हैं, और कंपोस्ट में हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस यूज करते हैं, तो ये तो ट्रू है। अब रीजन देखते हैं क्या ये ट्रू है या नहीं है। इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये गलत है। बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो कन्वर्ट होता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो हमारा रीजन जो है वो हो गया फॉल्स और असर्शन वो है ट्रू। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चंस देखा, आगे हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कि साइंस सैंपल पेपर में दिए गए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।